लेटर वैदिक तक कर लिया था। नेक्स्ट हेडिंग दो, वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में क्या क्या लिटरेचर है? वेद, चार वेद हैं हमारे। ठीक है, फोर वेदास हैं। और इन वेदास के कुछ एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट भी हैं। ठीक है, कौन कौन से टेक्स्ट हैं इनके? जैसे संहितास, ब्राह्मण्स, आरण्यक्स एंड उपनिषद। क्या? वैदिक लिटरेचर अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक दोनों को मिला, क्योंकि अर्ली वैदिक में सिर्फ ऋग्वेद ही था। जो बाकी के तीन वेद हैं वो लेटर वैदिक में आए हैं। ठीक है, तो ये वैदिक टाइम्स का ही लिटरेचर है ये सारा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर वेद की ऐसी कुछ संहिताज होती थी, कुछ ब्राह्मण्स होते थे, कुछ आर्यनक्स होते थे। अब इनका सबका क्या है? अ, इन सब किताबों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे संहिताज जो हैं वो क्या करेंगी, आपको वो प्रेयर्स के बारे में बताएंगी। ठीक है, बेनिडिक्शन के बारे में बताएंगी। ठीक है, ऐसे ब्राह्मण्स भी क्या हैं, ये भी एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट हैं। ठीक है, जो मतलब ट्रू नॉलेज के बारे में बताएंगे आपको। फिर आर्यनक्स, ये वो टेक्स्ट हैं जो बेसिकली जो एसेटिक्स होते थे, जो जंगलों में जाके रहते थे, वो लोग ये टेक्स्ट लिखते थे। ठीक है, आर्यनक का मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो रिटन इन फॉरेस्ट। एंड देन उपनिषद, उपनिषद का बेसिकली मतलब होता है उपनिषद वर्ड का मतलब होता है टू सिट नियर गुरु। ठीक है, गुरु के पास बैठ के जो हमें ज्ञान मिलता है उसको हम उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा थी। तो गुरु शिष्य इसका मतलब भी लिख लो, टू सिट नियर गुरु एंड सीक ट्रू नॉलेज। ठीक है, तो उपनिषद में बेसिकली जो फिलॉसफी है ना वेदास की, उसके बारे में बताया गया है। फिलॉसफी ऑफ वेदास। ठीक है, और ये जो चार वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, देन सामवेद, देन यजुर्वेद। प्रेयर्स एंड बेनिडिक्शंस। ठीक है, जब आप किसी को, भगवान को कुछ ऑफर करते हो, यजुर्वेद एंड देन अथर्ववेद। ठीक है, तो बेसिकली इन सब वेदों के बारे में पढ़ेंगे कि किस वेद में किस चीज के बारे में बताया हुआ है। रुको।
देखो संहिताज में लिखो कि प्रेयर्स एंड बेनिडिक्शंस तो लिखो ही, इसमें ये लिखो कि जो भी वैदिक हाइम्स होती थी, ठीक है, उनको, उनकी कलेक्शन को संहिताज बोला जाता था। उनकी कलेक्शंस को एक जगह रख के, जो एक तरह की हाइम्स हैं, उनको एक जगह पे रख के एक तरह की संहिता बनेगी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स ऑफ वेदास। हाइम्स क्या होती थी? ऋचाएं, जो वेद में ऋचाएं होती है ना, ठीक है, भजन नहीं। जैसे वेद में ऐसे ऋचाओं में चीजें लिखी हुई हैं, मंत्र भी नहीं बोल सकते उसको, जैसे एक वर्स पूरी। ठीक है, श्लोक, हाँ श्लोक ऐसे समझ लो, हाइम का मतलब श्लोक। ठीक है, श्लोक या फिर वर्स। और ब्राह्मण समय बताते हैं कि रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करने हैं, हाउ टू परफॉर्म रिचुअल्स। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग लिखो ऋग्वेदा। देखो वेद का मतलब ही क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, तो इसमें लिखो वेदा मीन्स नॉलेज। ऋग्वेदा में वेदा मीन्स नॉलेज, फुल स्टॉप। इट इज द अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ, इट इज द अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ 1028 hymns. इट इज द अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ 1028 hymns। कितनी हाइम्स हैं ऋग्वेद में? 1028। रिटन इन वैदिक संस्कृत, रिटन इन वैदिक संस्कृत, full stop. Most of these hymns, most of these hymns, most of these hymns spoke of beautiful description of nature. Most of these hymns spoke of beautiful description of, beautiful description of nature, beautiful description of nature, comma, universally recognized higher values of life, universally recognized higher values of life, such as truthfulness, truthfulness, such as truthfulness, comma, honesty, honesty, and dedication, एंड डेडिकेशन। तो ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है? हम्म, या तो नेचर का डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें, नेचर के बारे में चीजें लिखी हुई हैं, या फिर जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि एक इंसान को कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है, तो उसकी हायर वैल्यूज क्या होंगी? ट्रूथफुल रहना चाहिए उसको, ऑनेस्ट रहना चाहिए, डेडिकेटेडली काम करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में ऋग्वेद में बताया हुआ है। ठीक है, फुल स्टॉप। द प्रेयर्स और फॉर, द प्रेयर्स are for seeking the worldly prosperity. The prayers are for seeking the worldly prosperity and for the development of highly cultured society. And for the development of highly cultured society। तो जो ये प्रेयर्स हैं ऋग्वेद में, उनमें क्या बोला गया है? उनमें ऐसा लगता है कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं?
प्रॉस्पेरिटी जो है वो डिमांड कर रहे हैं, और साथ में एक हाई कल्चर्ड सोसाइटी चाहते हैं। ठीक है, ऐसी सोसाइटी जिसमें कल्चर जो है, कल्चर की वैल्यू हो। ठीक है, उसके बाद लिखो, दे ऑल्सो प्रोवाइड नॉलेज, दे ऑल्सो प्रोवाइड, वेदों से ही हमें उस टाइम की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नॉलेज भी मिलती है। तो दे ऑल्सो प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द सोशल, कॉमा पॉलिटिकल, they also provide knowledge about the social, comma, political and economic conditions of ancient India, and economic conditions of ancient India. Economic conditions of ancient India, full stop. Two important Brahman texts of Rig Veda are, two important Brahman texts of Rig Veda are Kaushitika and Aitreya. Kaushitika and Aitreya, ये क्या हैं दोनों? ब्राह्मण टेक्स्ट हैं ऋग्वेद के। ठीक है, इनके ऊपर सवाल कभी कभी पेपरों में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ऋग्वेदा वॉज डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स। ऋग्वेदा वॉज डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स, ऑफ विच second and seventh are the oldest one, of which second and seventh are the oldest one, and one and first and 10th are the latest additions. First and 10th are the latest additions. ठीक है, नेक्स्ट लिखो यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद लिख लो पहले। यजुर्वेद में क्या बताया गया? हाँ, रिचुअल्स के बारे में बताया गया बेसिकली। ठीक है, लिखो, यजुर मीन्स सेक्रीफाइसेस। यजुर मीन्स सेक्रीफाइसेस, full stop. It talks about, it talks about various rites and rituals. It talks about various rites, rites, various rites and rituals, full stop. It provide guidelines for the performance of yajna. It provides guideline for the performance of yajna. यज्ञ, यज्ञ मतलब YAJNA, for the performance of yajna, full stop. Two important Brahman texts of Yajurved are Taittiriya and Satpanth. कौन कौन से? तैत्रेय एंड सतोपंथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ब्राह्मण टेक्स्ट हैं यजुर्वेद के। नेक्स्ट लिखो सामवेद। ब्राह्मण टेक्स्ट्स ऑफ यजुर्वेद आर तैत्रेय एंड सतपंथ। रिवाज, ठीक है। सामवेद क्या है? सामवेद में क्या है? म्यूजिक है ना।
तो ब्रैकेट में लिखो वेदा ऑफ म्यूजिक। देखो इन दिस बुक in this book 16,000 ragas and raginis are mentioned। राग समझते हो क्या होता है राग? रागाज एंड रागिनीज आर मेंशन्ड। क्या होता है राग? राग क्या होता है? ये तो सुर होते हैं। हाँ, ध्वनि। राग की क्या डेफिनेशन है? अलग अलग वर्ड्स को इकट्ठा करके तो राग बन जाएगा। अभी जो मैं अलग अलग अब मैं जो ये बोल रहा हूँ आपको सुन रहे हो आप, जो ये राग है। फिर देखो राग की डेफिनेशन है संस्कृत में रंजयति इति रागम। मतलब जो आपके कानों को सुनने में अच्छा लगे वो क्या है? वो राग है। ठीक है। तो जो भी आपके कानों को सुनने में अच्छा लगे वही राग है। तो जब स्वरों को अरेंज किया जाता है एक पैटर्न के ऊपर और फिर जब उसको गाया जाता है तो उससे राग बनता है। ठीक है। तो ये सब राग कहाँ पे मेंशन्ड है आपके? सामवेद में। ठीक है। लिखो इन द एंशिएंट टाइम्स। रागिनी भी राग की वाइफ। इन द एंशिएंट टाइम जो ज्यादा ही सुरीली लगे तो वो रागिनी। इन द एंशिएंट टाइम देयर यूज्ड टू एग्जिस्ट वन प्रीस्ट। In the ancient times, there used to exist one priest known as Udgatar। क्या नाम था इनका? Udgatar। There used to exist one priest known as Udgatar who used to sing the hymns of Rig Veda। Who used to sing the hymns of Rig Veda and Sam Veda during the yajnas and rituals। Rig Veda and Sam Veda during the rituals and yajnas। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो द रूल्स ऑफ सिंगिंग। The rules of singing are given in Gandharva Ved। The rules of singing are given in Gandharva Ved। तो गंधर्व वेद क्या है? इट इज एन उपवेदा ऑफ सामवेदा। गंधर्व वेद विच इज एन उपवेद ऑफ सामवेद। उपवेद मतलब सब्सिडरी वेद है ये एक। उपवेद ऑफ सामवेद। तो गंधर्व वेद में बेसिकली गंधर्व वेद में ना, गंधर्व किसको बोलते थे हम? हम्म। जैसे अलग अलग प्रजातियों के लोग होते थे ना। देवता गांधारी नहीं यार, अभी नहीं गंध। ना 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 ना। हाँ हाँ। देवताओं के एक तो होते थे देवता। ठीक है। फिर होते थे गंधर्व। गंधर्व वो लोग जो थे जो जिनको सिंगिंग और डांसिंग का नॉलेज होता था उनको गंधर्व बोला जाता था। ठीक है। तो गंधर्व ब्रैकेट में लिख लेना दोज हु हैव नॉलेज ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। तो ये डांसिंग के ऊपर भी एक शास्त्र हमारे यहाँ पे है, नाट्य शास्त्र। ठीक है। वो जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो तब बताऊंगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट लिखो अथर्ववेद।
अथर्ववेद में लिखो। अथर्ववेद में क्या है? हम्म। हाँ, मैजिक के बारे में, बीमारियों के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है। अथर्ववेद में लिखो, इट्स ओरिजिन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू टू ऋषिज। इट्स ओरिजिन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू टू ऋषिज, अथर्व एंड अंगीरा। अथर्व एंड अंगीरा। अथर्व एंड अंगीरा। फुल स्टॉप। इट कंटेन्स ट्रीटमेंट ऑफ 99 diseases. It contains treatment of 99 diseases. Full stop. It also talks about spells and charms. It also talks about spells and charms. कोई जादू कर दे आपके। Spells and charms, and how to ward off evil. And how to and how to ward off evil. WARD OFF, हाउ टू वार्ड ऑफ इविल, कि आपको बुराई से कैसे बचना है, कोई नजर लगा दे आपको। ठीक है। फुल स्टॉप। इसकी भी दो ब्राह्मण बुक्स हैं, वो दो नहीं तीन लिख लो। ब्राह्मण बुक्स ऑफ अथर्ववेदा आर तांडव, पंचविश एंड जैमनिया। तांडव, पंचविश एंड जैमनिया। ठीक है, ये इसकी ब्राह्मण टेक्स्ट है।
घर से ना उपनिषद्स के बारे में पढ़ के आना। ठीक है, मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ। उपनिषद्स के ऊपर भी कभी कभी पेपरों में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ उपनिषद्स के नाम है, आपको ये देख के आना है कि ये, देखो जितने भी उपनिषद हैं हमारे, वो दो लोगों के बीच में डायलॉग्स हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये उपनिषद किस किस के बीच में की हुई चर्चा है। ठीक है, जैसे आपका मांडुक्य उपनिषद, ईशा उपनिषद, केन उपनिषद, अ, एक चांदोग्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, और कथा उपनिषद। ठीक है, तो ये देख के आना कि किस किस के बीच में ये डायलॉग्स हैं। और अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा तो ये भी देख के आना कि इनका बीच में है क्या। ठीक है, कंटेंट क्या है, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी या तो हम महाजन पद शुरू कर सकते हैं, या फिर बुद्धिज्म जैनिज्म कर सकते हैं। तो आप बताओ, महाजन पद शुरू करें पहले। ठीक। बुद्धिज्म, नहीं, महाजन पद जब आए थे तभी बुद्धिज्म भी आया, साथ साथ में ही आए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था। ठीक है, महाजन पद कर लेते हैं। महाजन पद में फिर ये है कि हम मौर्यन डायनेस्टी के बाद हमें बुद्धिज्म जैनिज्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग दो, एमरजेंस ऑफ 16 महाजन पद। दासा दासियों वाला, बताओ भाई। देखो, आर्यंस बाहर से आए थे ना इधर। ठीक है, तो जब आर्यंस आपस में भी लड़ते थे, जैसे एक आर्यन ट्राइब है, दूसरी आर्यन ट्राइब, वो आपस में भी लड़ते थे। जब वो आपस में लड़ते थे, जो हार जाता था उसको दास बोलते थे। और जब वो यहाँ के लोगों के साथ लड़ते थे, जो पहले से यहीं पे रह रहे हैं चालकुलिती टाइम से, जब उनके साथ लड़ते थे और वो हार जाते थे यहाँ के लोग, तो उनको दास्यूज बोला जाता था। तो डिफरेंस दोनों में ये है कि दास्यूज के साथ थोड़ा ज्यादा खराब ट्रीटमेंट किया जाता था एज कम्पेयर टू दास। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एमरजेंस ऑफ 16 महाजनपद।
तो 6th सेंचुरी BC में क्या हुआ? जो जनपद हम लेटर वैदिक पीरियड में देख रहे थे, वो जनपद अब किस में कन्वर्ट हो गए? महाजनपद में। ठीक है, लोग जो थे ये बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे मूव करके वहां पे सेटलमेंट्स इनने बना ली। ठीक है, बिहार उड़ीसा वाली साइड, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड थी, वहां पे आयरन ओर्स थी, मिनरल्स थे। ठीक है, तो वहां पे आके सेटलमेंट्स बनी और वहां पे कुछ बड़े बड़े राज्य जो है वो उभर के सामने आए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो भी इंडिया में उस टाइम राज्य थे, 16 महाजनपद जो थे, सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद थे ये। ठीक है, और उनमें से भी कुछ 3-4 जो थे बहुत पावरफुल थे, बाकी वाले थोड़े कम पावरफुल। ठीक है, इसके बारे में लिख लो पहले थोड़ा सा, फिर एक डायग्राम बनाओगे, मैप। पीपल ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन्स, पीपल ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन्स started to move towards the eastern side. People of upper Gangetic plains started to move towards the eastern side with the help of iron equipments. With the help of iron equipments and cleared dense forests. And cleared dense forests. Full stop. Slowly these areas were colonized. Slowly these areas were colonized. Colonized का मतलब कि अब यहाँ पे काफी लोग रहने लगे. Colonized and rich organic soil of this region, and rich organic soil of this region, rich organic soil of this region provided enough scope, provided enough scope for surplus agriculture production, for surplus agricultural production. This led to the second wave of urbanization. This led to the second wave of urbanization. Second wave of urbanization in the eastern Gangetic plains. In the eastern Gangetic plains. And slowly trade towns developed. Slowly trade towns developed in the form of Mahajanpads. In the form of full stop. Next paragraph में लिखो. Out of 16 Mahajanpads, out of 16 Mahajanpads, comma, Magad emerged as the most powerful one. Magad emerged as the most powerful one due to the efforts of its rulers, due to the efforts of its rulers and the strategic location of the Magad, and the strategic strategic location of the Magad, where iron was plenty, where iron was plenty, and rivers facilitated transportation, and rivers facilitated transportation. ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन की होने की वजह से मगध जो था वो सबसे पावरफुल उभर के सामने आया इन सब में से। क्यों? क्योंकि आयरन ओर्स थी वहां पे मगध वाले एरिया में, जिससे क्या हो गया, वेपन्स बनाना उनके लिए इजी हो गया। दूसरा, उनका ट्रेड जो था वो काफी अच्छा चला, क्योंकि रिवर्स यहाँ पे क्या, यहाँ पे बड़े बड़े रिवर्स, जैसे गंगा भी यहाँ पे क्या है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर पे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है इजिली, तो ट्रेड इनका बहुत अच्छा चला, जिसकी वजह से इनके पास पैसा आया और मगध जो था वो पावरफुल हो गया। ठीक है, दूसरे जो यहाँ के रूलर्स थे वो भी पावरफुल थे।
तो ये 16 महाजनपद का मैप आपको बनाना है। तो मगध कहाँ था? समवेयर हेयर। ठीक है। मगध यहाँ पे था अंगा। कोसला, मल्ला, वज्जी, काशी, वत्सा, शेरडी, हेर, पंचाला, कुरु, स- मत्स्य, सुरासेना, अवंती और असाका। यहाँ पे था काम्बोजा, गंधारा। ये मैप बनाया है। बना वरुण? हाँ, लिखो लिखो, ये नाम लिखो सारे। कुछ पढ़ा नहीं जाएगा तो पूछ लेना। कोसला, ये मल्ला, वज्जी, अंगा, मगधा, काशी, वत्स, छेडी, पंचाला, कुरु, मत्स्य, सुरासेना, अवंती, असाका, काम्बोजा और गंधारा। कौन सी? कौन सी मूवी मगध? इसी पे होगी। मगध तो यही है। तो पहले देखो, फर्स्ट वेव ऑफ अर्बनाइजेशन आपको कौन से एरिया में दिखी थी? इधर, इधर हुई थी ना फर्स्ट वेव ऑफ अर्बनाइजेशन, जब इंडस वैली हमें दिखी। और दूसरी अर्बनाइजेशन हमें ईस्ट में दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे अब मगध डायनेस्टी स्टार्ट, मगध में जो जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कल से करेंगे वो। कौन सी डायनेस्टी सबसे पहले?